हेलो कॉमर्स की जान, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन और इस कॉमर्सार्थी की शान मान पहचान, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने इस कॉमर्सार्थी यूट्यूब चैनल पर प्रचंड पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज का जो मेन एम है वो है जो बहुत सारी स्टेट बोर्ड्स है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड्स है, उनके द्वारा कॉमर्स बेस्ड जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उनके जो पीवाईक्यू है वो उनको आपके सामने लेकर आना, ताकि हम जो एग्जामिनर है उसके माइंडसेट को हैक कर सके, अपनी प्रिपरेशन को उसी एंगल में, उसी डायरेक्शन में बूस्ट कर सके, अप्रोचेज का हमारी स्ट्रेटेजी को उस एंगल में, उस डायरेक्शन में अप्रोच कर सके। ठीक है। आज हम इस सेशन में हम जो हमारे HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी अकाउंट्स में, ठीक है, वो 2020 में आई थी, जिसका एग्जाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट करवाया था। उसको हम बिल्कुल डीपली एनालिसिस करेंगे, डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हमारे आज के इस सेशन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिएगा। क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करने के बाद अपना खुद का आंसर सेलेक्ट कीजिएगा और फिर अपनी इस आंसर की के साथ मैच कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन है कि खालिस्तान इज द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट, कि जो ये बजट दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा बजट है जो सभी फंक्शनल, जो हमारे क्रियात्मक बजट होते हैं हमारी उसमें हमारी कंपनी में, उनके सभी की समरी है, सारांश है। वो कौन सा बजट होता है? वो होता है हमारा मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? ये हमारा सभी बजटों का, जो कंपनी के सभी बजट हैं उनका एक समग्र रूप होता है, उनका एक एकीकरण रूप होता है। ठीक है, जो कि टॉप टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है। टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा बनाया जाता है, ताकि ताकि जो हमारी कंपनी के अंदर जितने भी बजट है उनमें उनमें कोऑर्डिनेशन किया जा सके। जो हमारे जितने भी हमारे क्रियात्मक बजट है, फंक्शनल बजट है, या हमारे फाइनेंशियल बजट हमें बनाए हैं कंपनी के अंदर, उनके अंदर जो तालमेल है, समन्वय है, वो स्थापित किया जा सके, और उनके जो उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए इन बजट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए हमारा ये जो मास्टर बजट बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट होता है मेरे भाई, ये होता है जो हमारे बिजनेस है उसकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो ये बजट बताता है कि हमारा बिजनेस किस कैपेसिटी में कितना हमारे लिए एक्सपेंसेस क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। सपोज कीजिए हमारा बिजनेस 60% एफिशिएंसी पर ऑपरेट हो रहा है, तो इस 60% एफिशिएंसी पर जब हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो हमारे लिए कितनी कॉस्ट रहने वाली है, टोटल कॉस्ट क्या रहने वाली है। अगर हम इसे 80% पर ऑपरेट करते हैं तो फिर कितनी कॉस्ट रहने वाली है, और 90% पर ऑपरेट करते हैं तो फिर कितनी कॉस्ट रहने वाली है। ये हमें बताता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम अपने एक्सपेंसेस को, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ठीक है, फिर होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होते हैं जो फ्लेक्सिबल या फ्लक्चुएटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक होते हैं हम जो जिसे हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं, वेरिएबल। और तीसरा होता है हमारा सेमी फ्लेक्सिबल, जो ये सेमी फ्लेक्सिबल या सेमी वेरिएबल बजट। ठीक है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। इसमें 3 प्रकार के एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाता है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। ठीक है, जो कैश बजट है ये हमारी कैश बेसिस अकाउंटिंग के अनुसार बनाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, और कैश का इनफ्लो जब हुआ तब हमें, मतलब जब कब शॉर्टेज हुई कैश की और कब सरप्लस हुआ। अगर शॉर्टेज हुई तो कब शॉर्टेज हुई और कब हमें उसके लिए लोन लेना है, और सरप्लस हुआ तो हमारे पास कब सरप्लस होगा और उसके लिए हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। इस रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए हम कैश बजट को प्रिपेयर करते हैं। जो ये सेल्स बजट है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स बजट है, जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। सेल्स बजट है ये जो हमारे डिपार्टमेंट में जो दूसरे बजट है, जो फंक्शनल बजट है, जैसे कि प्रोडक्शन बजट है, ठीक है, प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, इन सभी को एक बेस प्रदान करता है, बेस प्रोवाइड करता है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास वो होगा,
सेल्स बजट होगी, हमारे पास टारगेट होगा कि हमें इतनी सेल करनी है, उसी के बिहाफ पर, उसी के बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें उसके लिए कितना परचेज मटेरियल परचेज करना होगा, उसके लिए कितनी हमें प्रोडक्शन करनी होगी, प्रोडक्शन के लिए कितना हमें परचेज करना होगा, उसके लिए हमारी लेबर कितनी हमें एक्वायर करनी होगी, इस रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। इसलिए सेल्स बजट इन सभी का बेस बजट है, जो बेस बजट है वो फंक्शनल बजट का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मास्टर बजट, इसका राइट आंसर होगा मास्टर बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बजट। ये भाई सब सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है जो 2020 में हुआ था आपका एचपीजीसीएल के अंदर। देखिएगा बजट से ही 2 क्वेश्चन उठा के पूछ लिए सीधे एग्जामिनर ने लगे हाथ। क्या कहते हैं कि आईसीएमए लंदन ने जो डिफाइन किया है, उसने कहा है कि दी ब्लैंक्स इज द समरी बजट इनकॉर्पोरेटिंग इट्स फंक्शनल बजट। उसे क्या कहेंगे हम, उसे भी हम मास्टर बजट कहेंगे। ठीक है मेरे भाई, मास्टर बजट उसे कहेंगे फंक्शनल बजट को। ठीक है, और इसके अंदर जो जीरो बेस बजट है वो क्या होता है मेरे भाई, जो जीरो बेस बजट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जीरो बेस बजट क्या होता है कि मैनेजर को है ना, जो आपका मैनेजर है, जो आपका मैनेजर है, उसे बिल्कुल स्क्रैच से ये बजट बनाना होता है, बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से ये बजट बनाना होता है। और प्रत्येक आइटम जो इसके अंदर इसने कंसीडर की है उसकी जस्टिफिकेशन देनी होती है कि ये जो मैं आइटम ले रहा हूं, जो ये मुझे एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड किए हैं, जो मुझे ये टारगेट ऐड किया है, उसको जस्टिफाई करना होता है कि ये क्यों है, क्यों जरूरी है ये, और इसके हमें बिजनेस से हमें क्या फायदे होंगे, इस चीज को ये जस्टिफाई करेगा। ठीक है, इसलिए ये जीरो बेस्ड बजट होता है। इसमें जो प्रीवियस ईयर है, जो पास्ट के बजट है, उसकी कोई भी एलिमेंट या कोई भी किसी भी प्रकार का यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल न्यू सिरे से ये बजट बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है। ये होता है जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, एक होता है हमारा फिक्स बजट और एक होता है हमारा फ्लेक्सिबल बजट। इसका राइट आंसर होगा मास्टर बजट। मास्टर बजट ही है जो वो हमारा, जो मास्टर बजट है वही है हमारा समरी बजट होता है, वो सभी सभी इन सभी फंक्शनल बजट का। ठीक है, अब नेक्स्ट, इफ सेल रिवेन्यू एट 50% कैपेसिटी इज रुपए 4,50,000, सेल रिवेन्यू एट 60% कैपेसिटी ऑन ए फॉल इन सेलिंग प्राइस बाय 10% वुड बी। देखिएगा अगर इसे हम बारीकी से देखें तो ये भी हमारा, जो मैंने बताया था ना कि फ्लेक्सिबल बजट होता है जो हमारा, उसका ही एक पार्ट है। फ्लेक्सिबल बजट में ऐसे ही किया जाता है कि 50% कैपेसिटी पर सेल रिवेन्यू इतना होगा, और 60% कैपेसिटी पर अगर हमारी कंपनी ऑपरेट होगी तो उसके अंदर हमें सेल रिवेन्यू होगा, लेकिन उसका 10% इसमें से फॉल हो जाएगा जो सेल रिवेन्यू है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिएगा जो 4,50,000 है, जो 4,50,000 सेल रिवेन्यू है, वो कितनी कैपेसिटी पर मिल रहा है हमें, 50% कैपेसिटी पर। जैसे ही हम इसे 60% कैपेसिटी पर लेकर जाएंगे, 60% कैपेसिटी पर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो उसमें से फॉल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है ना जो हमारे प्रोडक्ट का, वो 10% फॉल हो जाएगा, मतलब गिर जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, और 10% इसमें से सेल प्राइस माइनस होगा, तो मतलब सेल रिवेन्यू, अगर सेल प्राइस माइनस होगा तो सेल रिवेन्यू माइनस हो जाएगा 10%। ठीक है, अगर 5,40,000 का 10% देखें, 54,000, 54,000 को इस 5,40,000 से घटाएंगे तो कितना होगा ये, 2 0 2, 10 में 4 गए 6, और 13 में से 5 गए 8, 4,86,000। हाँ, राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, 4,86,000 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। जो हमारा सेल बजट है, जीरो बेस बजट है, परफॉर्मेंस बजट है, फंक्शनल बजट है। ठीक है, जो सेल बजट है वो किससे रिलेटेड है, specified activity in the organization, measurement of output in relation to output to be sold, justification of every item in the budget afresh। मैंने कहा था ना कि जो जस्टिफिकेशन देनी होती है मैनेजर को कि ये बजट किस लिए है, इस आइटम ये हमें क्यों ऐड की, प्रत्येक आइटम के लिए जस्टिफिकेशन देनी होती है, वो किसके अंदर देनी होती है, वो होती है जीरो बेस बजट के अंदर।
ठीक है। जो हमारा सेल बजट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सेल बजट आउटपुट टू बी सोल्ड, कितने आउटपुट हमें सोल्ड करनी है, बेचनी है। ठीक है। परफॉर्मेंस बजट होता है हमारा, वो होता है हमारा परफॉर्मेंस बजट स्पेसिफाइड एक्टिविटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो फंक्शनल बजट होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ आउटपुट इन रिलेशन टू इनपुट। ठीक है। परफॉर्मेंस बजट होता है वो होता है हमारा मेजरमेंट से रिलेटेड, और जो फंक्शनल बजट होता है वो स्पेसिफाई करता है कि एक्टिविटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या रहने वाली है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 है, ए का 3 तीनों में है, बी का बी का 4 है, बी का 4 ये कट हो गया, ये कट हो गया, दो ऑप्शन रहते हैं। सी का परफॉर्मेंस बजट है, परफॉर्मेंस बजट 2 है, इसमें देखो 2, सी का 2 नहीं है, ये गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मैंने पीपीटी नहीं बनाई भाई, आज मैंने ना ये पीडीएफ ही ओपन कर ली सीधी। विच ऑफ द फॉलोइंग अराइज फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सा, देखिएगा जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है जिससे हमें बिजनेस के अंदर कैश मिलता है। मेनली जो बिजनेस के अंदर कैश का आवागमन होता है, कैश आता है या जाता है, वो 3 प्रकार की एक्टिविटी में कैटेगराइज किया गया है। वो है हमारी, एक तो है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक दूसरी है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और तीसरी है हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटी। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अराइजेस फ्रॉम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनमें से कौन सी आइटम है जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कैश मिला है। ठीक है। बोरोविंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, ये हो गया हमारा, जो हमें बोरोविंग की उधार ली, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये हुआ हमारा फाइनेंसिंग से। कैश फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, कैश फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हुआ हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है। कैश फ्रॉम इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, जब हमें कैश मिला शेयर इशू करके या डिवेंचर को रिडीम कर दिया। ठीक है। ये भी हमारा, ये हुआ हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमारा ऑप्शन बच गया बी, ये क्या कहता है, कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी एंड चेंजेस इन करंट एसेट एंड लायबिलिटी, ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है मेरे भाई। राइट आंसर होगा इसका बी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, जो हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट मिला, कुछ भी मिला, कैश मिला, उससे हमारी क्या होगी, अगर हमें परचेज, मतलब सपोज कीजिए हमें कोई सेल कर दी, उससे हमें कैश मिला, तो हमारी करंट एसेट है वो अफेक्ट होगी। अगर हमें उधार बेच दिया या उधार परचेज किया ऑपरेशन में, तो उससे हमारी करंट लायबिलिटी अफेक्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परचेज ऑफ मशीनरी। और देखिएगा मेरे भाई, सेक्शन ऑफिसर का पेपर है, और क्वेश्चन देखिए कितने नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए एग्जामिनर ने। परचेज ऑफ मशीनरी इज, क्या है परचेज ऑफ मशीनरी, मैंने बताया था, अभी बताया था आपको कि कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है या हमारा बिजनेस है, जब हमारे पास कैश आता है या जाता है, उसमें 3 प्रकार की कैटेगराइज किया गया है मेनली। उसमें हम 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, एक तो ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होती है, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। जो परचेज ऑफ मशीनरी है वो किस प्रकार की एक्टिविटी है, वो है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन प्रोविजन मेड फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-2019। ठीक है। ये बोल रहा है कि जो हमें ड्यूरिंग, जो ये 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर था ना, इसके ड्यूरिंग दिस ईयर हमें प्रोविजन कितना बनाया टैक्सेशन के लिए, वो हमें दिखाना है। इसने बता दिया हमें, ओपनिंग बैलेंस बता दिया, ओपनिंग बैलेंस बता दिया प्रोविजन ऑफ टैक्स का, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन 1 अप्रैल 2018, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स एज ऑन 31/3/2019, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। इसका प्रोविजन फॉर टैक्स का। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड कितना किया, 80,000 रुपए। इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई ड्यूरिंग द ईयर निकालने का, प्रोविजन मेड फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। इसका क्या होता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है, इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग प्लस जो टैक्स हमें पेड कर दिया ड्यूरिंग द ईयर वो। अब देखिएगा, क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस कितना हमारा, 1,20,000 रुपए है, प्लस पेड कितना किया, 80,000 रुपए किया।
ठीक है, 2 लाख रुपए इसका टोटल हो गया। अब हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपए था। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो 1 था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 1, 20 और 80,000 हमें पेड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रोविजन बनाया, वो हमें 1 लाख रुपए का प्रोविजन, हमें 1 लाख रुपए का प्रोविजन हमने वो बनाया था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 क्वेश्चन है, टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम कौन सा, किस चीज को कंसीडर करते हैं? देखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है, क्या इसे हम टोटल कॉस्ट में कंसीडर करते हैं? वर्क कॉस्ट है, वर्क कॉस्ट क्या होती है? वर्क कॉस्ट होती है मेरे भाई, वर्क कॉस्ट होती है, वो होती है हमारी प्राइम कॉस्ट प्लस आवर हेड एक्सपेंसेस। आवर हेड एक्सपेंसेस होते हैं ना जो, उनको ऐड करने के बाद हमारे पास वर्क कॉस्ट आती है। तो क्या ये टोटल कॉस्ट को कंसीडर करती है? नहीं। टोटल कॉस्ट को कंसीडर कौन सी करती है? अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, जो कि वेरिएबल कॉस्ट, जो बिजनेस की वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों को कंसीडर करती है, जिसका यूज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए और टैक्सेशन की कैलकुलेशन करने के लिए हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का एक और कंसेप्ट समझा देता हूं मैं आपको। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है मेरे भाई, जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन है ना, जो हमारा प्रोडक्शन, उसके साथ तो चेंजेस होगी, लेकिन जो इसकी पर यूनिट कॉस्ट है ना, जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो अनचेंज रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती। और जो फिक्स्ड कॉस्ट का है, इसका उल्टा सिस्टम है, ये प्रोडक्शन के साथ तो सेम रहेगी, लेकिन जो अगर पर यूनिट निकाल लेंगे ना, तो फिर चेंज करेगी। मतलब टोटल अमाउंट तो इसकी मान लीजिए 50,000 रुपए है, ठीक है, 50,000 है, चाहे हम प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट का करें, चाहे हम 10,000 यूनिट का करें, टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहनी है? 50,000। लेकिन अगर पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, सपोज कीजिए हमने 10,000 रुपए का प्रोडक्शन किया, ठीक है, 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो इसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे ना, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो वो होगी 5 रुपए। सपोज कीजिए अगर हमने यहीं पर हमने 25,000 रुपए, 25,000 यूनिट कर दिया प्रोडक्शन, तो इसकी फिर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी? 2 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, वो उसकी जो टोटल कॉस्ट है, जो वेरिएबल की टोटल कॉस्ट है ना, वो टोटल प्रोडक्शन के साथ वेरी करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है प्रत्येक यूनिट के लिए। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो तो सेम रहती है, लेकिन जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। विच अमंग द फॉलोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड इन द पास्ट एंड नॉट रिलेवेंट टू द करंट डिसीजन मेकिंग? मतलब कि जो हमें पास्ट में, भूतकाल में हमें कॉस्ट क्रिएट हुई थी, वो रिलेवेंट नहीं है आज के डिसीजन लेने में। ठीक है, वो उस कॉस्ट को क्या कहेंगे हम? पीरियड कॉस्ट कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये तो एक अवधि की कॉस्ट होती है। मान लो कोई स्पेशल कोई अवधि लेनी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, जैसे मान लीजिए कि हमने रेंट निकालना है किसी बिल्डिंग का, ठीक है, इस प्रकार की कॉस्ट का एग्जांपल है रेंट कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, कि हमने बिजनेस क्लोज डाउन कर दिया, लेकिन बिजनेस क्लोज डाउन करने के बाद भी हमारे कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जिन्हें कंपनी को बियर करना ही होता है। जैसे कि मान लो चौकीदार का खर्चा है, कंपनी का जो चौकीदार है, या होम गार्ड है उसका खर्चा है, बिजली का खर्चा है, ठीक है, या फिर जो हमारी फर्म है, मतलब जो उसका प्लेस है, बिल्डिंग है, उसका खर्चा है, ये क्या है? शट डाउन कॉस्ट है, ये कंपनी को पेड करनी ही होगी जब कंपनी का टेम्परेरी शट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है। तीसरा है हमारा इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये कंसेप्ट आया था, तब भी मैंने बताया था कि इम्प्यूटेड कॉस्ट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही पार्ट होता है। लेकिन इम्प्यूटेड कॉस्ट में हम जो हमारा जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी पर्सनल एसेट होती है, जो उनको वो अपने बिजनेस में लेकर आता है यूज के लिए। अगर वो उसी एसेट को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करता, कहीं दूसरी जगह किराए पर देता, तो वहां से उसे किराया मिल रहा होता। लेकिन वो उन्हीं, जैसे मान लो सपोज कीजिए जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, उसके पास 1 किला जमीन है।
अगर वो कहीं किसी को किराए पर देता है, ठीक है, तो उससे वहां से इनकम होती, लेकिन उसने क्या किया, अपने ही बिजनेस में वो यूज कर लिया। तो उसकी जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, जो नोशनल कॉस्ट है, ये मतलब मान ली जाती है, काल्पनिक कॉस्ट होती है, उस वो होती है हमारी इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, संक कॉस्ट, संक कॉस्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि संक कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो पास्ट में क्रिएट कर दी, लेकिन उसका अब वाले डिसीजन में हम बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे, और ना ही इस कॉस्ट को हम रिकवर कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना था, उसके लिए हमने मार्केटिंग रिसर्च की, लेकिन वो प्रोडक्ट मान लो फाइनल टेस्टिंग में पास नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए जो हमने खर्चा कर दिया, क्या हम उसे रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या हुई, हमारी संक कॉस्ट हुई। ठीक है, जिसे हम डूबत लागत कहते हैं हिंदी के अंदर। भाई एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप हिंदी इंग्लिश में जरूर देख लीजिए करिएगा, क्योंकि क्या रहता है मेरे भाई, कभी कभी है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, मेरे सामने आया था बिल्कुल, उसमें क्या है, इंग्लिश में तो सही आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आप उसे हिंदी में रीड करोगे ना, तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, आप गलत कर दोगे उस आंसर को। ठीक है, तो मतलब जो कीवर्ड है उनको इंग्लिश में करते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, ओ माय गॉड, अभी भी यही आ गया, सेम कॉस्ट वाला ही। मैच द फॉलोइंग, इम्प्यूटेड कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। इसके ये इनके साथ मिलान करना है, सर्विस इंडस्ट्री के यूज होती है, आउटपुट कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट है, ऑयल रिफाइनिंग फर्म है। ठीक है, जो इम्प्यूटेड कॉस्ट है वो क्या है, नोशनल कॉस्ट है, बिल्कुल। प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए करते हैं हम, ऑयल रिफाइनिंग के लिए, जहां पर मतलब प्रोडक्ट है ना, बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में क्या आ गया हमारा, ऑपरेशन करते हैं हम, ऑपरेट करते हैं चीजों को, वो होगी हमारी सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक है, और यूनिट कॉस्टिंग वो होगी हमारी आउटपुट कॉस्ट। तो फर्स्ट का आ गया डी, फर्स्ट का नहीं यार, गलत हो गया फिर तो, इंप्यूटेड कॉस्ट नोशनल कॉस्ट है ना, हाँ सी, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, देखिएगा फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, फर्स्ट का सी, यही आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कॉस्ट सेंटर। इनमें से देखिएगा, कॉस्ट सेंटर होता क्या है, कॉस्ट सेंटर एक एलोकेशन होती है, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज के अंदर जो कॉस्ट क्रिएट हुई, या हमारे बिजनेस के अंदर जो कॉस्ट क्रिएट हुई, उससे संबंधित जो, उससे रिलेटेड जो खर्चे है ना, उन्हें हम किसी एक सेंटर पर एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑपरेशन से रिलेटेड है, मतलब जहां हम बिजनेस का ऑपरेशनल करते हैं, ऑपरेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसके लिए। ठीक है, या फिर सेल से रिलेटेड कॉस्ट है, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, पब्लिसिटी की कॉस्ट है, या फिर आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं, सेल्समैन की कॉस्ट है, उनको हम किस हेड में डालेंगे, उन्हें हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में डाल देंगे। तो उसके लिए हमें सेंटर बना दिया कि जो छोटी छोटी कॉस्टें होगी ना, वो हम इस सेंटर पर एलोकेट कर देंगे, तो कॉस्ट सेंटर उसी कहते हैं हम। कॉस्ट सेंटर के इनमें से कौन से पार्ट नहीं है, टाइप नहीं है, इम्पर्सनल कॉस्ट, बिल्कुल ये होता है, एक टाइप होता है, पर्सनल कॉस्ट ये भी होता है, रिवेन्यू कॉस्ट, अरे भाई रिवेन्यू हो गया तब कॉस्ट कहाँ आएगी, रिवेन्यू सेंटर होता है, रिवेन्यू सेंटर किसके लिए होता है, रिवेन्यू का होता है अलग से। अगर हम रिवेन्यू सेंटर देखें, अगर हम रिवेन्यू सेंटर देखें, तो तब तो ये रिलाई करता है इस चीज पर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि रिवेन्यू कॉस्ट का नाम से कोई सेंटर नहीं बनाया जाता, प्रोसेस्ड कॉस्ट से होता है, सेंटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, देन ब्लैंक ऑफ द नोशनल प्राइस इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कोस्ट अकाउंट के अंदर चैप्टर होता है। इसके ना दो तीन रूल है, उन्हें याद कर लीजिएगा, वो मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें एग्जामिनेशन में। क्या है कि जब हमारा वर्क है जो, वो हुआ हमारा 0 से 25% कंप्लीट, ठीक है, उसके अंदर हम बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर हमारा यहाँ रहता है हमारा 0%, ठीक है, अगर है हमारा 25% से 50% के बीच में वर्क कंप्लीट है, तो जो हमारा वर्क कंप्लीट है, या हमें जो अमाउंट मिल चुकी है सर्टिफाइड अमाउंट, या हमारा प्रॉफिट है, उसका 1/3%, 1/3 भाग, या कहूं
33% हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे। अगर है हमारा वर्क कंप्लीट है, 50% से ऊपर हमारा वर्क कंप्लीट है, इससे ऊपर है हमारा वर्क कंप्लीट, ऊपर है 50% से, तो उसके लिए हम कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए हम करेंगे 2/3 पार्ट। ठीक है, आई मीन 66.66% हम प्रॉफिट जो हमें रिसीव हुआ है उस प्रॉफिट का 66.66% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसने कहा कि 40% तक वर्क कंप्लीट हुआ है, तो हमें जो नोशनल प्रॉफिट है, नोशनल प्राइस है, उसका कितनी अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने जहां ये बताया था, अब यहाँ पर ये आता है इस कैटेगरी के अंदर। अब ये देखिएगा 1/3 है इसके अंदर, बिल्कुल है, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर। जॉइंट कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? क्या डिवाइडेड टू द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, shown as deferred cost in balance sheet। deferred cost, अच्छा ज्वाइंट कॉस्ट को हम deferred cost लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। deferred cost तो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह की होती है ना, मार्केटिंग रिसर्च वगैरह की, जिसका हमें बहुत लंबे टाइम तक, एक बार एक्सपेंसेस करने के बाद हमें बहुत लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी कोई से रिलाई नहीं हुआ। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये भी कोई रिलाई नहीं हुआ। अच्छा, जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर डिवाइडेड टू द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के अंदर जब एक या एक से अधिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए प्रोसेस के अंदर, तो उसके अंदर हम जो प्राइस है उसका, उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ सर्टेन अबनॉर्मल लॉस गेन यूनिट्स। इसने कहा, ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन में हमें अबनॉर्मल लॉस हुआ या अबनॉर्मल गेन हुआ। इनपुट डाला हमें 5000 यूनिट, नॉर्मल लॉस था 20%, आउटपुट हुआ हमें 4300 यूनिट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मल लॉस है जो, वो अवॉइडेबल है या नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है ये आपके एग्जाम में कि जो नॉर्मल लॉस होता है, जो नॉर्मल लॉस है वो किस नेचर का लॉस है, क्या इसे अवॉइड किया जा सकता है? किया जा सकता है? कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ये जो नॉर्मल लॉस होता है ये अनअवॉइडेबल लॉस होता है हमारा, अनअवॉइडेबल लॉस होता है। ये जो होता है ये नेचर होता है हमारे प्रोडक्ट का। वो नेचर किसी भी रीजन से हो सकता है, मान लीजिए केमिकल रीजन से ये लॉस हो रहा है, इसे हम मतलब कम तो कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल अनअवॉइड नहीं कर सकते इसको। या फिर टेक्निकल रीजन से हो गया, टेक्निकल रीजन से हो गया, या फिर नेचर के रीजन से हो गया। नेचुरल रीजन जैसे कि मान लो हमें कोई तेल का टैंक लिया, वो क्या हुआ कि मतलब गर्मी में या किसी हवा के कारण मतलब वो अवशोषित हो जाता है, शुष्क मतलब कम हो जाता है उसका वजन। या फिर हमें कोई चीज परचेज की, कोई लकड़ी परचेज की, वो क्या है कि मतलब टाइम के साथ उसमें वजन कम हो जाता है, वो शुष्क हो जाती है, सूख जाती है वो। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल लॉस, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी, लेकिन कम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नॉर्मल लॉस था 20%, हमारे पास इनपुट थी 5000 यूनिट। अगर हमने 5000 यूनिट डाल ली, ठीक है, ये था हमारा इनपुट। अब इसका इसने बोला कि 20% है ना जो, वो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस है। अब 50,000 का 20% है 1000। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट कितना होना चाहिए था, ये नॉर्मल लॉस घटाने के बाद ये होना चाहिए था हमारे पास 4000 यूनिट का। 5000 में से 1000 हमारी नॉर्मल लॉस चला गया, 4000 हमारे पास आउटपुट बच गया। 4000 आउटपुट बचना चाहिए था, लेकिन हमारे पास आउटपुट कितना है, 4300 यूनिट है। इसका मतलब 4000 की बजाय हमारे पास 300 ज्यादा, तो ये 300 क्या हुआ, ये हमारे पास अब नॉर्मल गेन हुआ मेरे भाई, अब नॉर्मल गेन है ये, इसका राइट आंसर होगा सी, अब नॉर्मल गेन 300 यूनिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगर आप भी सच में कॉमर्स की सच्चे दिल से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये मान के चलिए कि आपका ड्रीम है कि अब की बार फोड़ना ही फोड़ना है एग्जाम, चाहे किसी भी स्टेट का हो,
कोई सी भी बोर्ड का हो, किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो अपने इस कॉमर्स सारथी को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि आपके इस कॉमर्स सारथी को थोड़ा तो मोटिवेशन मिले यार। आप ही तो दोगे मोटिवेशन मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ब्लैंक्स क्लोज इज यूज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू मीट द अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन मटेरियल प्राइस एंड वेजेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जब कोई इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 से 4 साल का है, और उस 3 से 4 साल के अंदर इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन किसमें, मान लीजिए उसने कोई वेज ली, मान लो कोई मजदूरी दी, ठीक है, प्राइस या कोई मटेरियल का प्राइस पेड किया, वेजेस मजदूरी बढ़ गई, मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो इस दौरान इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल का आ जाता है। तो उसके लिए वो क्या कौन सा क्लोज यूज करता है, ठीक है, उसके लिए वो क्लोज करता है एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज होता है, ये वृद्धि क्लोज होता है भाई, ठीक है, जो ठेकेदार द्वारा इसको मतलब वो करने के लिए, इससे निपटने के लिए, मुद्रास्फीति के दौरान सामग्री वेतन में अनअपेक्षित बढ़त होती है ना, जो उससे निपटने के लिए वो एस्केलेशन क्लोज यूज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एप्लीकेशन। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। इश्यू ऑफ डिवेंचर है, बिल्कुल है सर, ये सोर्स है, क्योंकि मतलब एक्सटर्नल सोर्स हुआ ना, तो मान लो हमने डिवेंचर इशू कर दिया, हमारे पास इनकम कैश आया, पैसे आए, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर है, इससे भी हमारे पास कैश आया, ठीक है, इससे भी हमारे पास कैश आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इससे क्या कैश मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा भाई, इससे हमारे पास से कैश चला जाएगा, उसकी एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन। मान लीजिए हमें फिक्स्ड एसेट बेच सेल कर दी, उससे हमें लॉस हो गया, तो वो क्या है, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड है, ये अफेक्ट ऑन दी वर्किंग कैपिटल है, या नॉन फंड आइटम है, ठीक है। तो क्या है वो, यहाँ पर मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, अगर आप भी अभी भी आंसर करोगे ना, तो आप क्या करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मतलब सोर्स ऑफ फंड है। कई बच्चे ये गलती यहाँ पर करेंगे कि मतलब हमने ना एसेट बेच दी और हमारे पास कैश आ गया। अरे भाई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि लॉस, लॉस ऑन सेल, ये इसको छोड़ दो आप, इसको छोड़ दो, इस पे कंसीडर ज्यादा फोकस करो कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट से हमें सोर्स ऑफ फंड है, अगर हम सेल करेंगे फिक्स्ड एसेट को, ठीक है, उस वो हमारे लिए सोर्स ऑफ फंड है, उससे हमें पैसा मिलेगा। लेकिन जब हमें लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ, ये तो भाई एक एंट्री करनी है हमें, बुकिंग एंट्री है ये तो, इसलिए नॉन फंड आइटम है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी होएगा, नॉन फंड आइटम है ये, जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनकम टैक्स पेड इज एन। जो इनकम टैक्स हमने पेड किया है वो क्या है, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है, सोर्स ऑफ फंड है, करंट एसेट है, या करंट लाइबिलिटी है, बताइएगा। जो एप्लीकेशन, जो हमें इनकम टैक्स पेड कर दिया, वो हमारी करंट लाइबिलिटी है या एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ठीक है। देखिएगा कितने मतलब सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है मेरे भाई, और इसका लेवल देखिएगा आप, कितना लो लेवल पेपर का दिया हुआ है, और मतलब एक एक टॉपिक से तो 4-4 5-5 क्वेश्चन देने लग रहे हैं। आप ही देख लीजिए, तो ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इससे कितने क्वेश्चन हमें देख चुके हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से कितने देख लिए, बजट से हमने कितने क्वेश्चन देख लिए। तो ये फायदा होता है कि हमें मतलब है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का, प्रैक्टिस करने का, ताकि हमें ना एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाए। अब हम सोचेंगे कि बजट से क्या ही आएगा, अब आप ही देख लो कितने क्रिटिकल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उसको हम ऐसे देखेंगे, थोड़ा थोड़ा कर ले, मोटा मोटा सा। अब उसी से देख लो आप, कितना हाई लेवल का एग्जाम है, 44,900 बेसिक पे होती है भाई सेक्शन ऑफिसर की, ठीक है। उसके अंदर तक कितना आसान क्वेश्चन पेपर आया है। लेकिन अगर जो बच्चा पूरी किताब पढ़ ली उसने, लेकिन सोर्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, तो उसके तो 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए ना मेरे भाई। आप ये चीज नोट करो, ठीक है। इनकम टैक्स पेड इज एन,
इनकम टैक्स हमने पेड कर दिया, वो क्या हुआ हमारे लिए, एप्लीकेशन फंड हुआ। देखो सोर्स ऑफ फंड तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा आया नहीं, करंट एसेट भी नहीं होगी क्योंकि हमारे लिए खर्चा है इनकम टैक्स पेड। अब है ऑप्शन एक, ए और डी में से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर होता ये इनकम टैक्स पेड की जगह इनकम टैक्स ड्यू होता, मतलब दे होता, तो ये होता हमारी करंट लायबिलिटी, ठीक है। अगर ये होता है इनकम टैक्स ड्यू, इनकम टैक्स पेबल होता, पेबल, ठीक है, या ड्यू होता, तो ये होता हमारी करंट लायबिलिटी। लेकिन इसने क्या किया कि इनकम टैक्स को पेड कर दिया मेरे भाई, भुगतान कर दिया उसका, तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया, क्योंकि हमने हमारे पास जो फंड था, जो हमारे पास कैश था, उसको हमने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। द फॉर्मूला फॉर लेबल यील्ड वेरिएंस इज, भाई साहब आप ना वेरिएंस वाले क्वेश्चन, वेरिएंस वाला जो चैप्टर है मटेरियल वेरिएंस, या मतलब वेरिएंस वाला जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना। द फॉर्मूला फॉर लेबर यील्ड वेरिएंस क्या होता है, ये होता है लेबर यील्ड वेरिएंस होता है ना, ये लेबर यील्ड वेरिएंस, ये हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का सब वेरिएंस होता है भाई, सब पार्ट होता है ये, ठीक है, लेबर यील्ड वेरिएंस। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट वन स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल टाइम माइनस एक्चुअल आउटपुट, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, आइडल टाइम वेरिएंस रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ ब्लैंक्स वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। जो आइडल टाइम वेरिएंस है वो कौन सी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि वो नॉर्मल लॉस के कारण हुई है, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम के कारण हुई है, अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम के कारण। अब मान लीजिए कि जो मशीन है हमारी, जो मशीन है उसकी टाइमिंग ही मान लो 1 घंटे के अंदर 10 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, जबकि एक जो मॉडर्न मशीन है उसकी 12 यूनिट प्रोड्यूस करती है वो 1 हाउस के अंदर, ठीक है, 12 यूनिट। अब ये तो हो गई हमारी नॉर्मल, जो ये हमारी नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब टेक्निकल रीजन के कारण है, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि एकदम इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई और बता दिया कि 4-5 घंटे लाइट नहीं आएगी, तो मजदूर तो हमारा बैठा रहा, मतलब वेट करता रहा लाइट का, या फिर मतलब प्रोडक्शन चल रहा था, ऊपर से फोन आया कि भाई मटेरियल अब मिल नहीं रहा, अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मटेरियल शॉर्ट हो गया। तो ये कैसा कैसा मतलब है, ये मतलब जो लैक हुआ टाइम का, ये गैप हुआ, ये कैसी है वेस्टेज ऑफ टाइम, तो ये है अब नॉर्मल, ठीक है। जो आइडल टाइम वेरिएंस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो कॉस्ट है जो अब नॉर्मल वेस्टेज ऑफ टाइम की को रिप्रेजेंट करता है। ये थे हमारे 70 क्वेश्चन हो गए भाई, इसका जो अगला पार्ट है वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चन। तब तक बने रहिएगा अपने इस कॉमर्स साथी के साथ। लेकिन भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अपने इस कॉमर्स साथी को दबा के शेयर करो, दबा के लाइक ठोको, ताकि यार एटलीस्ट मुझे भी तो मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।